सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। जो हमारा सैम्पल पेपर हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें सेक्शन बी के क्वेश्चंस थे जो हमें लेने थे। तो सेक्शन बी है हमारा, राइट द टू क्रूशियल चेंजेस द सीड अंडरगोज वाइल रीचिंग मैच्योरिटी दैट इनेबल देम टू बी in a viable state until the onset of the favorable condition। मतलब ऐसी स्थितियों के बारे में बताना है, दो क्रूशियल चेंजेस के बारे में बताना है जिसमें जो सीड है मैच्योरिटी तक जाने के लिए कुछ कंडीशंस का वेट करता है या कुछ कंडीशंस उसके लिए एप्लीकेबल होती है। तो देखिए ऑप्टिमल कंडीशन क्या होती है, अगर ग्रोथ होनी है उसके लिए, यानी कि फेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं, अनुकूलित परिस्थितियां क्या होती हैं कि सीड क्या करता है, थोड़े समय के लिए एक डोरमेंसी में जाता है। यानी कि एक डोरमेंसी एक ऐसा टाइम पीरियड हुआ जब वो थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में आता है और यहाँ पर एक डेसिकेशन को क्रिएट करना चाहता है, वो एक डेसिकेशन लेना चाहता है। और यहाँ पर हार्मोन है जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आता है इसके सीड के ग्रोथ के लिए, एबिसिसिक एसिड है। तो द हार्मोन एबिसिसिक एसिड यहाँ पर इसके डेसिसिएशन के लिए और यहाँ पर इसकी डोरमेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर क्या होता है कि जो सीड है यानी कि जो बीज है वो डोरमेंसी को ब्रेकआउट कर रहा है, यानी कि कुछ समय के बाद वो उस अवस्था से बाहर आ रहा है और जब फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं उसी समय ये ऐसा काम करता है और फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है इसकी। क्लियर हो गया। तो ये मतलब स्टेट्स हैं इसकी जो पूछा है, राइट टू क्रूशियल चेंजेस द सीड अंडरगोज वाइल रीचिंग मैच्योरिटी। मतलब दो क्रूशियल कंडीशंस या दो क्रूशियल चेंजेस लिखने हैं जबकि कोई सीड मैच्योरिटी तक पहुंचता है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि वो डोरमेंसी में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ हार्मोन एक्टिवेटेड होंगे, उसके बाद सीड को वो डोरमेंसी को सीड ब्रेक करेगा, उसके बाद वो ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि नेम द ओल्डेस्ट वायबल सीड एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा एज पर रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पुराना, मतलब सबसे पुराना जो सीड है वो कौन सा है जो आर्कटिक टुंड्रा में मिला था। तो ये है आपका ल्यूपाइन, जिसे नाम है इसका ल्यूपाइनस आर्कटिकस। ठीक है, लगभग 10,000 ईयर्स का हाइबरनेशन इसने बियर किया और उसके बाद ये क्या हुआ, ब्लूम हुआ। तो लगभग 10,000 ईयर का एक हाइबरनेशन पीरियड जो वो पीरियड हुआ जिसमें एक तरीके का, जैसे अभी हमने कहा रेस्टिंग स्टेज आ जाती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइबरनेशन होता है, उसके बाद ही यहाँ पर ग्रोथ होती है। तो ल्यूपाइन जो है, ल्यूपाइन ये साइंटिफिक नेम है इसका, 10,000 ईयर के बाद यहाँ पर ये हाइबरनेशन का जो टाइम पीरियड बिताता है उसके बाद ये ग्रो करता है, फिर ये ब्लूम करता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें डिस्क्राइब द टू बेसिक प्रोसेसेस विच कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द एरिया। बहुत सिंपल सा है, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। तो पहला क्या है, नेटेलिटी, यानी कितना वहां पर बर्थ रेट हो रहा है। ओके, दूसरा क्या है, इमिग्रेशन यानी कि कितने लोग बाहर से उस प्रॉपर एरिया में एंटर कर रहे हैं और रह रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं जो किसी भी एरिया का पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। एक्चुअली ये भी ज़्यादा होना चाहिए, फिर ये भी ज़्यादा होना चाहिए, दोनों में जब कंपेयर किया जाएगा उसके बाद ये दोनों क्या करेंगे, पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं। तो दो बेसिक प्रोसेस हैं जो पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्स्ट क्या है, नेटिलिटी, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो बर्थ रेशियो है वो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। और इमिग्रेशन मतलब कितने लोग वहाँ बाहर से आए हैं और कितने लोग वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल्ड सीमेट्रिक प्रेजेंटेशन
ऑफ द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज प्रपोज्ड बाय द फ्रांसिस क्रिक। सेंट्रल डोगमा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्म में आपको, अगर बोर्ड के रेफरेंस की ही बात करूं तो किसी भी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है। तो सेंट्रल डोगमा क्या है कि एक तरीके का जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिप्रेजेंट किया गया था, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया था। देखिए इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए में क्या चेंज कर रहा है, प्रोटीन में चेंज कर रहा है, और यही हम बोलते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। तो देखिए जो डीएनए है, मैं यहाँ पर इसको क्लियर आउट करती हूँ। जो डीएनए है, डीएनए से जब आरएनए में इस इंफॉर्मेशन जा रही है तो इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यानी जो भी स्क्रिप्शन है उसको यहाँ तक डीएनए से कहाँ आ रही है, आरएनए तक आ रही है। अब यहाँ डीएनए का कंटिन्यूएशन में क्या होता जा रहा है, रेप्लिकेशन, मतलब इसके द्विगुणन की स्थितियां लगातार जारी हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास है उसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यानी कि एक तरीके से स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, और वही स्क्रिप्ट कहाँ पहुँचा दी गई है, आरएनए में। अब आरएनए होते हैं अलग अलग तरीके के, तो ये कौन सा आरएनए सूचना लेगा, ये लेगा एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। अब इसने इंफॉर्मेशन को ले लिया और ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करेगा, और इस ट्रांसलेशन के बाद ही इंफॉर्मेशन कहाँ क्रिएट हो रही है, प्रोटीन में। तो ये है हमारा सेंट्रल डोगमा। क्लियर हो गया। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट टू क्लोजली लाइक जीन टू कंट्रोल अल्फा थैलेसीमिया, यानी कि जो अल्फा थैलेसीमिया को जीन कंट्रोल कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर बताना है। देखिए 16th क्रोमोसोम है, यानी कि 16वां गुणसूत्र है। उस 16वें गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन अल्फा जीन की 2 कॉपी बन रही है, ठीक है। उसकी कैसी होंगी, 2 कॉपी यहाँ पर बनेंगी, कौन सी, HbA1 और HbA2। यहाँ इन दोनों का क्या काम होता है, इन दोनों का ये काम होता है कि जो अल्फा चेन है, यानी कि जो कोड है अल्फा के लिए, वो अल्फा चेन के लिए एक कोड का जेनरेशन करना। अब रही बात 11वें क्रोमोसोम पर, यानी कि जो 11th क्रोमोसोम होता है, उस 11th क्रोमोसोम पर हीमोग्लोबिन बीटा जीन जो एनकोड करता है बीटा चेन को, ठीक है। कौन सा जीन होता है यहाँ पर तो ये वाले हैं। यहाँ पर कौन सा जीन होता है, यहाँ पर होता है बीटा जीन, जिसको हम देखते हैं HBB। अब इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है बीटा चेन को एनकोड करना, ठीक है। तो यहाँ पर इनसफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन होता है, किसमें, अल्फा थैलेसीमिया में। फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए ये तो हम जानते हैं कि क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर आ रहा है उसके रेफरेंस में है ये गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं और इन पेयर 23 पेयर्स हो गए। तो 16th नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर यहाँ पर हीमोग्लोबिन अल्फा जीन, जिसमें ये कोड करता है अल्फा चेन को, और ये 2 तरीके की कॉपी यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, मतलब 2 कॉपी यहाँ पर इसकी होती है हीमोग्लोबिन अल्फा जीन की, और वो कौन है, A फॉर अल्फा समझ जाएंगे, HB हीमोग्लोबिन, A फॉर अल्फा, और ये भी A फॉर अल्फा, दो अलग अलग है, 1 और 2। तो ये अल्फा चेन की क्या कर रहे हैं, कॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन जो 11वां क्रोमोसोम होता है, 11th क्रोमोसोम होता है, उसमें हीमोग्लोबिन बीटा जीन होता है जो एनकोड करता है बीटा चेन को, जो कि इसमें मिल रहा है, जो 11th क्रोमोसोम पर मिल रहा है। तो एक तरीके का अनुपयुक्त तरीके का संश्लेषण होता है यहाँ पर अल्फा चेन का, किसमें, अल्फा थैलेसीमिया में। तो ये है इससे रिलेटेड। और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन मैराइन सी ग्रासेस लाइक ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा में बताना है कि किस तरीके का पॉलिनेशन मैकेनिज्म यहाँ पर होता है। क्लियर। अब देखिए ज़ोस्टेरा जो है उसमें पॉलिनेशन के लिए जो
पहले तो ये देख लेते हैं ज़ोस्टेरा होता क्या है। ज़ोस्टेरा एक्चुअली एक फीमेल फ्लावर है। कैसा है? फीमेल फ्लावर है, यानी कि मादा फूल है, जो सी ग्रास होती हैं उनका, ठीक है, सी से ही रिलेटेड है क्योंकि मैराइन है, तो इसकी बात करते हैं। तो जो सी ग्रास होती हैं उनका फीमेल फ्लावर है ये, ठीक। अब ये होती इसकी ज़ोस्टेरा की एक्चुअल में सिचुएशन कैसी होती है? ये वहां पर पानी में मिल रहा है तो कैसा होता है? देखिए, ये सब मर्ज होता है, मतलब फुल्ली मर्ज वाटरिंग प्लांट नहीं है। ये कैसा वाटर प्लांट है? जो सब मर्ज होता है, यानी कि आधा डूबा हुआ टाइप का प्लांट होता है ये, ठीक है। अब पानी में जो इसके पॉलन ग्रेन है वो वहीं रिलीज होंगे क्योंकि सबमर्ज प्लांट है ये। पानी में इसके पॉलन ग्रेन गिरते हैं, और पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, यानी कि हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे जिसमें हमने कहा था कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके पॉलन ग्रेन की क्या स्पेशलिटी होती है। तो उनकी स्पेशलिटी वाला क्वेश्चन यहाँ रिपीट, मतलब आंसर वो मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए, उनकी स्पेशलिटी होती है कि उनके जो पॉलेंस होते हैं या पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं, ताकि कहीं स्टिग्मा तक वो इजीली पहुंच सके, ठीक है। अब ये कहाँ जाते हैं? वो ये लंबे और थ्रेड लाइक पॉलन ग्रेन कहाँ जा रहे हैं? वाटर स्ट्रीम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हैं और स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, और इसी तरीके का पॉलिनेशन ज़ोस्टेरा में होता है। अब यहाँ तो ज़ोस्टेरा नाम दे दिया है, हो सकता है केवल ऐसा पूछ लिया जाए कि एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरीके से पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेम द स्टेट द फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस में जो इंटरस्टिशियल सेल है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए, जो इंटरस्टिशियल सेल है, पहली तो बात ह्यूमन टेस्टिस में प्रेजेंट है, मेल में है। ये लीडिंग सेल है, ठीक है। कैसी सेल है? ध्यान रखेंगे, लीडिंग सेल्स है। ये लीडिंग सेल्स क्या होती हैं? इनका कनेक्शन होता है स्पेशल तरीके के ट्यूब्यूल से। क्लियर हो गया? जहां ये टेस्टोस्टेरोन जो कि हार्मोन है, उस टेस्टोस्टेरोन का जर्मिनेशन करती हैं, यानी कि उस जर्मिनेशन कह रही हूँ, टेस्टोस्टेरोन का जेनरेशन करती हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को बनाती हैं। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये मेल हार्मोन होने के साथ साथ, रही बात एंडोक्राइन इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के तरीके से होती हैं, मतलब ये संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ये क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। अब ये इनका क्या काम होता है? ये जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक का काम होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कवर अप करना। वो ऐसे ही तो रहेंगी नहीं, तो उन ट्यूब्यूल्स को क्या करना? कवर अप करना। तो देखिए, फिर से रिपीट करती हूँ, जो इंटरस्टिशियल सेल है मेल टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं, लीडिंग सेल है, और जो एक तरीके का कनेक्शन ट्यूब्यूल से क्रिएट कर रही हैं। अब ये किस चीज में हेल्प कर रही हैं? टेस्टोस्टेरोन को बनाने में, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, उसको बनाने में ये मदद कर रही हैं। अब एंडोक्राइन इंटरस्टिशियल सेल्स है, वो एंडोक्राइन इंटरस्टिशियल सेल क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के रूप में है, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कवर अप करने का काम कर रही है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एक्टिविटी स्लज, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड फर्दर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस में डिफरेंट कंपोनेंट्स बताने हैं, जो उनके अलग अलग तरीके के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें उनका किस तरीके से यूज होना है। राइट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिवेट स्लज, जो स्लज को एक्टिवेट करते हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, स्लज क्या होता है?
स्लज एक्चुअली जो जानते ही हैं, अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की, वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें स्लज एक तरीके का जिसमें फीटस भी है, जिसमें मल भी है और बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ एक मिक्सचर है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि प्रोसेस जो होगा यहाँ पर उसको सड़ने का या उसको ख़त्म करने का, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेन रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, ठीक। अब इसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से लगभग 95% वैरायटी जो होती है वो कैसी होती हैं, ऐसे बैक्टीरिया की होती हैं जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो वायवीय बैक्टीरिया जिनको बोला जाता है, ठीक है। अब जो ये वायु मिला हुआ यानी कि एयर मिला हुआ ये जो स्लज होता है, इसमें क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होंगे और कुछ फंजाई होंगे, जो फंजाई इस स्लज को एक्टिवेटेड स्लज के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। कैसे स्लज के रूप में जाने जाएंगे, एक्टिवेटेड स्लज के रूप में यहाँ पर जाने जाएंगे। तो इट इज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट सीवेज। ये किसी तरीके का जो इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट है ना, तो इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है, यानी कि जितना हमारे पास स्लज आ रहा है, जितना हमारे पास मल आ रहा है या वेस्ट वाटर आ रहा है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी है, लगभग 95% माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं और कुछ फंजाई होते हैं जो एक्टिवेटेड स्लज के उसमें रूप में जाने जाते हैं। तो ये वाटर ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है उसके लिए एक प्रोसेस है। अब देखिए, ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, इसको तोड़ेगा और बायोलॉजिकल फ्लोक्स, और यहाँ पर इसका क्या करेगा, एरेशन करेगा, और जब एरेशन करेगा तभी ये स्लज का ट्रीटमेंट होगा, यानी कि सीवेज का ट्रीटमेंट होगा। क्लियर हो गया। तो छोटा सा यहाँ पर ये क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 सैलाइंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सैंपल पेपर को देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड फॉर्म में मिला है, बार बार आया है। तो HGP बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। लगभग अगर इसके ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स की बात करें, मोस्टली क्वेश्चन यही है कि 4 ही आपको लिखने हैं, तो बात कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ ह्यूमन जीनोम में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 3164.7 मिलियन है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ह्यूमन में प्रेजेंट है, ह्यूमन जीनोम में, ठीक है। पहली बात ये कह रहा है वो। दूसरा है कि कोई भी जीन लगभग 3000 बेस को यहाँ पर रख रहा है, ठीक। यानी कि जो जीन है वो एक अलग प्रकार की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है और लगभग 3000 बेस उसके पास हैं, ठीक है। मतलब हर जीन का साइज क्या है फिर अलग अलग स्थिति में क्लियर हो रहा है। फिर है लगभग 50% से ज़्यादा जो जीन है उनके अभी तक फंक्शन नहीं पता है। तो ये जो योजना है इसके माध्यम से उन अननोन फंक्शनल जीन के भी फंक्शन को जानने की कोशिश है। क्लियर हो गया। फिर वो ये क्या है, जो इसका 4th फीचर है, 4th ये है कि जो ह्यूमन जीनोम है वो कुछ ऐसे मतलब रिपीट होने वाले सीक्वेंसेस को यहाँ पर रखता है, यानी कि जो बार बार प्रतिकृति कर रहे हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंस आते हैं और इन रिपीटेड सीक्वेंस को, अब सीक्वेंस होंगे किसमें, डीएनए सीक्वेंस ही तो रिपीट हो गए। तो डीएनए सेगमेंट जो यहाँ पर हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं उनको जानना, पहले तो उनको ढूंढना और फिर उनके काम को जानना। तो HGP के ये मेन यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन है जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि किस तरीके से HGP यहाँ पर काम करेगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द यूज ऑफ माइक्रो इंजेक्टर डिफरेंट
फ्रॉम यूजिंग द मेथड ऑफ बायोलिस्टिक्स इन बायोटेक। आपको बताना है माइक्रो इंजेक्टर के बीच में जो क्या कहना चाहिए, जो बायोलिस्टिक मेथड है और माइक्रो इंजेक्टर है, इनके बीच में कुछ डिफरेंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, अगर डीएनए है ऐसा डायरेक्टली इंसर्टेड अगर उसको करना है तो एनिमल सेल्स न्यूक्लियस का हम यहाँ यूज करते हैं और इस टेक्निक को बोला जाता है माइक्रो इंजेक्शन। क्लियर हो गया। अब ये जो माइक्रो इंजेक्शन होता है, फिर रिपीट कर रही हूँ, हमें मान लीजिए कोई डीएनए में चेंज करना है या मेरे पास कोई रिकमेंडेड डीएनए है, ठीक है। अब उस रिकमेंडेड डीएनए को मुझे डायरेक्टली इंसर्ट करना है और हम कहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, किसी एनिमल सेल में उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्निक यहाँ पर यूज की जाएगी इसके लिए जो इंसर्शन हो रहा है सेल में, ठीक है, वो क्या टेक्निक होती है, माइक्रो इंजेक्शन। और जबकि हम जीन गन का यूज करते हैं, फिजिक्स में भी आप पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, तो जीन गन का हम जब यूज करते हैं वहां पर, तो यहाँ पर एक तरीके का जीन गन का यूज बायोलॉजिकली मैं ऐसे बताऊं तो आप देखिए, हम जब टारगेटेड साइट पर जीन को इंसर्ट कर रहे हैं तो एक स्पेशल तरीके का एपरेटस हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं जीन गन, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, जीन गन के द्वारा लगातार टारगेट पॉइंट पर बम्बार्डमेंट की जाती है, लगातार क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है। अटैक तो नहीं कहेंगे लेकिन बम्बार्डमेंट आप समझ गए, बम्बार्डमेंट किया जाता है किसके द्वारा, जो डीएनए जो कोटेड डीएनए होता है उसके द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हाई वेलोसिटी गोल्ड या टंगस्टन माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं और ये माइक्रो पार्टिकल्स ही क्या करे जाते हैं, बायोलिस्टिक या जीन के माध्यम से टारगेट पॉइंट तक पहुंचाए जाते हैं। तो बायोलिस्टिक में आपका जो आप क्या पढ़ते आए हैं अभी तक, जीन गन के बारे में पढ़ते आए हैं, जिसमें आपने कोटेड उसका यूज पढ़ा होगा, अदर साइंस सब्जेक्ट में भी आपने इसका यूज पढ़ा होगा। इसमें तो क्या हुआ कि हमने डायरेक्ट इंजेक्शन कर दिया, ओके। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर साइट पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं किस डीएनए के, डीएनए उस कोटेड डीएनए से जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, गोल्ड है या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जिनका बम्बार्डमेंट टारगेट साइट पर किया जा रहा है। क्लियर हो गया। इसी में दूसरा प्रश्न है आपका, नेम द इंडियन क्रॉप वेराइटी इन विच in 1997 American company got patent right through the US Patent and Trademark Office. Why did the company claim it to be an invention और novelty? कि कोई कंपनी ने 1997 में क्या किया है, एक पेटेंट किया है, किस पर, बासमती राइस पर उन्होंने पेटेंट क्रिएट किया है। यहाँ पर शायद जो मैं क्वेश्चन ध्यान कर पा रही हूँ, कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन, क्या था, बासमती राइस था इस पर, ठीक है, राइस से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, ठीक है। बासमती राइस पर उन्होंने पेटेंट क्लेम किया है और उस क्लेम पेटेंट के बारे में पूछा गया है, नोवेल्टी के बारे में, और उन्होंने नोवेल्टी का और इन्वेंशन को लेकर यहाँ पर क्लेम आउट किया है। देखिए 1997 की बात है, अमेरिकन कंपनी है, उसने पेटेंट राइट ले लिए हैं किस पर, बासमती राइस पर, किसके माध्यम से, यूएस पेटेंट के माध्यम से और ट्रेडमार्क ऑफिस से। क्लियर हो गया, ये लिखा ही है यहाँ पर। फिर लिख रहा है वो कि वाई डिड द कंपनी क्लेम इट टू बी एन इन्वेंशन और नोवेल्टी, तो कंपनी इसके लिए क्लेम क्यों कर रही है। देखिए वेराइटी ऑफ बासमती एक्चुअली क्या है, इंडियन फार्मर्स वेराइटी है, यानी कि बासमती इंडियन वेराइटी है, ठीक हो गया। इंडियन बासमती राइस जो है वो थोड़ा सा, मतलब बहुत लंबा या बहुत छोटा चावल नहीं है, वो औसत आकार का चावल है, जिसे इन टर्म बोला जाता है सेमी डॉर्फ, ठीक है, जिसमें ना तो आप ऐसे कहेंगे कि बहुत, जैसे एक तिलक चावल आया करता था पहले, ना तो वो वैसा है कि तिलक चावल के जैसा छोटा सा है, ना बहुत लंबा है, मीडियम चावल है, ऐसी वैरायटी है। और लेकिन वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर कि क्यों क्लेम किया जा रहा है कि जो
इंडियन बासमती वैरायटी है वो उनका इन्वेंशन है, उनकी नोवेलिटी है। तो वो एक्चुअली इंडियन इन्वेंशन है, इंडियन नोवेलिटी है, तो इसलिए इंडियन इन्वेंशन और नोवेलिटी को ध्यान में रखते हुए तब यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है बासमती राइस के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओपियोइड से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन जब हल करेंगे, जब आप पेपर देंगे तो आपको ओपियोइड रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर मिल ही जाएंगे। तो या जो भी आपके ड्रग या अल्कोहल रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़रूर आपको एक ना एक क्वेश्चन वहाँ पर ऐसा मिलेगा ही। तो यहाँ पर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू द ओपियोइड द कॉमनली यूज्ड ड्रग। ओपियोइड कॉमनली यूज्ड ड्रग है। वेयर इज आवर बॉडी आर स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट। हमारी बॉडी में कहाँ पर स्पेसिफिकली वो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, कोई भी नशा है, कोई भी किसी भी तरीके का आप नशा कर रहे हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। अभी कुछ दिनों पहले कोबरा के जहर से रिलेटेड भी एक फेमस पर्सनैलिटी को लेकर टारगेट किया गया था, क्योंकि वो भी क्या करते थे, उसका कुछ मात्रा में नशे के तरीके से कोबरा के जहर को यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ मिलते हैं, नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। अब वो नर्व सेल से यानी कि न्यूरॉन से कवर्ड अप रहते हैं। बस इसका आंसर इतना ही आप लिखिएगा, ज़्यादा इसको लिखिएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा ही इतना गया है। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, हमारे नर्वस सिस्टम में मिलेंगे, और जहाँ ये आउटर मेम्ब्रेन, नर्व सेल की आउटर मेम्ब्रेन या न्यूरॉन से कवर्ड अप रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, व्हाट इज हेरोइन केमिकली नोन एज। हेरोइन को केमिकली किस नाम से जाना जाता है। तो हेरोइन एक केमिकल है, यानी कि एक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया जाता है, केमिकल कंपाउंड है। ये मॉर्फिन के डेरिवेटिव से बनाया जाता है। किसके डेरिवेटिव से, मॉर्फिन के डेरिवेटिव या मॉर्फिन के व्युत्पन्न से बनाया जाता है। तो इसको जाना जाता है केमिकली डाइमॉर्फिन, डाइमॉर्फिन या डाई एसिटिल मॉर्फिन। इसके दोनों में से कोई भी नाम हो सकते हैं, आप दोनों नाम को ध्यान में रखिएगा, डाइमॉर्फिन या डाई एसिटिल मॉर्फिन। क्लियर, बस इतना सा इसका आंसर है। फिर है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, क्योंकि क्वेश्चन का ए बी सी पार्ट है ये। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ओपियोइड आर एक्सट्रैक्टेड। उस प्लांट का नाम लिखना है जिसमें से ओपियोइड को निकाला जाता है या ओपियोइड को यहाँ से बनाया जाता है। ठीक है, पॉपी प्लांट है। जनरली रेड कलर के, वाइट पिंक कलर के फ्लावर्स इस पे आते ही हैं, तो पॉपी है जिससे ये बनाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर, पेपेवर सोमनीफेरम, फेरम। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओपियम से प्रोड्यूस होता है। अब एक नारकोटिक है, बहुत पावरफुल नारकोटिक है, जो जिसमें क्या क्या मिलेगा आपको, मॉर्फिन तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा। दरअसल इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हेरोइन भी मिलता है जो क्वेश्चन में रिलेटेड है ही। मैं लिख ही दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपका, क्या लिख रही हूँ, हो सकता है क्वेश्चन आपका वो घुमा के पूछ ले, कोई दूसरे नाम से पूछ ले। ठीक है, और ऑक्सीकोडोन होते हैं, वो भी यहाँ पर मिलते हैं। कोडाइन भी यहाँ पर मिलता है। हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमन तो हेरोइन है, तो उसी की दृष्टि से ध्यान में रखेंगे तो भी ठीक है। बाकी साइंटिफिक नेम है तो आपका साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिख ही दिया है मैंने, पेपेवर सेमनीफेरम। और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओपियम से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस ओपियम, ओपियम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किससे निकलता है, पॉपी से बनता है, ये पॉपी का नाम है ये, और ओपियम प्रोड्यूस करता है। ओके, ना नेक्स्ट है क्वेश्चन, डीएनए के चेन रिलेटेड क्वेश्चन है। ड्रॉ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें आपको 4 न्यूक्लियोटाइड लंबे चेन को शो करना है। मैंने ऑलरेडी बना ली है। हैविंग 4 वेरिएबल नाइट्रोजन बेसिस, इस तरीके का चेन है। डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही, आपको बस इतना याद रखना है। जो आप अपर स्ट्रैंड दिखाएंगे 5 to 3rd पोजीशन को इंडिकेटेड दिखाएंगे,
लोअर स्ट्रैंड जो आपको दिखाएंगे 3 to 5 डायरेक्शनल इंडिकेटेड आप दिखाएंगे। ये आपको पता ही है कि एक थ्रेड 5 to 3 होता है और दूसरा थ्रेड 3 to 5 होता है, तब उनके बीच में कॉइलिंग होती है। यहाँ पर एडेनिन है, एडेनिन के साथ मैं भूल गई यहाँ लिखना, थाइमीन अटैच करेगा, या थाइमीन है तो एडेनिन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होंगे। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। बाकी ये फॉस्फेट्स यहाँ पर अटैच्ड है। लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इधर जब आप थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल दिखाएंगे तो यहाँ पर आप उसको थर्ड पोजीशन जब इनिशिएट सेल में दिखा रहे हैं आप उसको वहां पर दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जिसमें ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम, नेम 2 बेसिक अमीनो एसिड रिड्यूस प्रेजेंट मेनली इन द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड है, जिसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और इस डायग्राम को आप ज़रूर ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये डायग्राम में आपसे क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से वो पूछ ही सकता है। ठीक है, वो ये कह सकता है कि जो यहाँ पर वो ये पूछ सकता है कि आप डायग्राम मेंशन करिए और 2 अमीनो एसिड्स बताने हैं जो ये दोनों थ्रेड को अटैच कर रहा है, वो हिस्टोन प्रोटीन हो गया, ये हिस्टोन ऑक्टेमर हो गया, और जो ये धागा जैसा यहाँ पर लिपटा हुआ है ये डीएनए है, और पूरा का पूरा ये हिस्टोन मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर आता है कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्लेन द यूटेराइन। यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है ना, बहुत डिटेल्ड टाइप का पूछा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर मेंशन कर ले रही हूँ। एक्सप्लेन द यूटेराइन चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन दैट ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस। उन हार्मोन के रोल आपको बताने हैं यहाँ पर जो इस तरीके के चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, प्राइमरी फॉलिक्यूल है जो ओवरी का जब डेवलपमेंट होता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल से कंप्लीटली क्या होती है, जब ग्राफियन फॉलिकल की एक फॉलिक्यूलर फेज आती है, यानी कि पुटी का निर्माण की एक फेज आती है। ठीक है, अब यूट्रस है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम है। यूट्रस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान होगा ही, नहीं है तो एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए। यूट्रस में एंडोमेट्रियम है, वो क्या करता है, प्रोफ्रिलेशन करता है सेम टाइम पर, मतलब कुछ रीजेनरेट करता है प्रोफ्रिलेशन के थ्रू। क्लियर हो गया। फिर से बोलती हूँ, मान लीजिए प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक हो गया, किस में होगा, इन द ओवरी डेवलपमेंट, मतलब ओवरी का जब उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल कई स्टेजेस से होकर जाती हैं, मतलब इनिशिएटिंग डेवलपिंग फेजेस भी होती हैं और फुल्ली डेवलप्ड फेजेस भी होती हैं। तो फुल्ली डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल कब, जब फॉलिक्यूलर फेज होगी तो उस समय प्राइमरी फॉलिक्यूल ओवरी में यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहे हैं, और कहाँ पर, यूट्रस जो है वो रिजेनरेट कर रहा है प्रोफ्रिलेशन के थ्रू सेम टाइम पर। तो जो पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन है, ठीक है, जो फिर से रिपीट कर रही हूं, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन है, पिट्यूटरी और ओवरी के जो हार्मोन है वो हार्मोन यहां पर कुछ चेंज शो कर रहे हैं। अब वो चेंज क्या क्या हो रहे हैं हम वो बता रहे हैं। पहला चेंज ये हो रहा है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो FSH की रिलीजिंग करेगी। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे अभी शुरू में हमने कहा कि प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पर डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो डेवलप कहाँ से होंगे, जब पिट्यूटरी ग्लैंड FSH की रिलीजिंग कर रही है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीजिंग कर रही है। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, फिर से देख लेते हैं FSH का क्या काम करेगा। ये एस्ट्रोजन के जो रिलीज होना है, जो हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, वो इस एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करेगा। कहाँ से करेगा, जो ओवरी में बनने वाले फॉलिकल हैं उनके माध्यम से, तभी तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन है ये, ठीक है। फॉलिकल के माध्यम से इनको क्या करेगा, रिजेनरेट करने का काम करेगा, प्रोड्यूस करने का काम करेगा। पहला काम हुआ इसका ये। जब एस्ट्रोजन यहाँ पर, दूसरी बात बता रही हूँ एस्ट्रोजन से ही, एस्ट्रोजन यहाँ पर यूटेराइन वॉल है यानी कि एंडोमेट्रियम है जिसकी अभी हमने बात की। इस एंडोमेट्रियम में को प्रोलिफरेशन का काम करेगा यानी कि उसको बढ़ावा देगा और जो उसकी जो लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम जो बन रहा है उसको बनने में सहायता करेगा। ठीक हो गया। तीसरा यहाँ पर है जो यूटेराइन ग्लैंड है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसकी प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगी, ग्रो करेंगी यानी कि बनेंगी, बढ़ेंगी और इसकी वजह से एक तरीके का थिक और वेस्कुलर टाइप का यहाँ पर कुछ मेसी टाइप का फॉर्म यहाँ पर होता है, पार्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इट गेट ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेस्कुलर टाइप का हो जाता है। तो फिर रिपीट करती हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीजिंग हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इन दिस स्टेज एस्ट्रोजन एनकरेज अ यूटेराइन वॉल एंडोमेट्रियम टू प्रोलिफरेट। ओके, थर्ड वन इसमें क्या करेगा, जो यूटेराइन ग्लैंड है और ब्लड वेसल्स है ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, वो दोनों ग्रो कर रहे हैं, यूटेराइन ग्लैंड और ब्लड वेसल इसकी प्रोसेस के थ्रू या इसकी एक्टिविटी के थ्रू। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये थोड़े से थिक हो जाएंगे यानी कि जो ब्लड है, जो मतलब जो मटेरियल है वो वहाँ पर जो लिक्विड है, जो ब्लड है वो ग्रो होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा थिक हो जाएगा और मोर वेस्कुलर यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब रही बात अगली, क्वेश्चन है इसका लगभग लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें है एक्सप्लेन ओनली विद द हेल्प ऑफ सेक्स एक्सप्लेनेटरी डायग्राम द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यानी कि पीसीआर जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट, मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है जिसको मैं क्या कर रही हूँ 5 to 3rd पोजीशन और 3rd to 5th पोजीशन इंडिकेटेड। क्लियर हो गया। ये यहाँ पर क्या हुआ है, सेगमेंटेड बना हुआ है। ये वो वाला रीजन हो गया जिसको मुझे कट आउट करना है। ठीक है, एम्प्लीफाइड रीजन हो गया इतना जितना मैंने शेडी दिखाया। ठीक, ये हो गया डीएनए, पता ही है ये तो, और रीजन हो गया जो रीजन एम्प्लीफाइड किया जाएगा टू बी एम्प्लीफाइड। क्लियर हो गया। इसको हमने क्या किया, गरम किया, हीट किया। जब हमने इसको हीट किया तो ये चेन कुछ पार्ट्स पर क्या हो जाएगी, ब्रेकआउट हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक हो गया। ये 5th है और ये 3rd है, डीएनए है, ये प्राइमर्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो मैं इंडिकेट कर ही दे रही हूँ उसको। और ये वाला जो सेक्शन बनेगा, क्योंकि 5 to 3rd है तो लोअर थ्रेड कैसा आएगा 3 to 5, ये वाला जो सेक्शन बनेगा ये सेक्शन बन रहा है 3 to 5। क्लियर हो गया। लेकिन लोअर थ्रेड में भी कुछ चेंज होना है यानी कि इस वाले में भी चेंज होना है, तो ये हमारा क्या है 3 to 5। ये क्या कर रहा है, एनीलिडिंग कर रहा है या एनीलिंग कर रहा है। क्लियर, ये यहाँ से एनीलिंग की प्रोसेस में आ रहा है और ये हो गया। तो अगर ये 3 to 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 to 3। क्लियर हो गया। इतना कोई दिक्कत ही नहीं है, इतने तक कट पोजीशंस को यहाँ पर दिखाना है। अब इसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। ये पूरे के पूरे आप ऐसे मेंशन कर दीजिएगा, नहीं तो हवा में चला जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि ये पेयर्स तो दिखेंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए का पॉलीमरेज हो रहा है टैग पॉलीमरेज के थ्रू। किसके थ्रू, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज हो रहा है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर, और किसके थ्रू पॉलीमरेज हो रहा है, टैग पॉलीमरेज के थ्रू। अब यहाँ से क्या हुआ, एडिशन हुआ इसका और इसका, 5 to 3rd पोजीशन है। यहाँ पर हुआ एक्सटेंशन ही तो करेंगे जब उसको हम ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ लगा दिया, मान लो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई आपकी 3 to 5, और ये वो शेडी पार्ट है
जो हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया हुआ है, जिसका एक्सटेंशन यहाँ पर हमने किया है। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस है, ये पूरे का पूरा एम्प्लीफाइड रीजन, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वो वाला पोर्शन है जो यहाँ पर एम्प्लीफाइड पोर्शन है। ठीक हो गया। अब ये लगभग 30 साइकिल यहाँ पर फॉर्म करेगा, मतलब 30 साइकिल, और उसके बाद एम्प्लीफाइड लगभग 1 बिलियन टाइम। ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये लगभग 1 बिलियन टाइम क्या होगा, यहाँ पर इसका एम्प्लीफिकेशन होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब पीसीआर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो 3 सिंपल से स्टेप को हम यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस के लिए फॉलो करेंगे। पहला क्या होगा, पहला स्टेप होगा हमारा डीनेचुरेशन। किसका डीनेचुरेशन होगा, उस डीनेचुरेशन होगा उस टेम्पलेट का जो टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया है। किसने, सिंगल स्ट्रैंड के रूप में हमने उनको क्या कर दिया, डीनेचुरेट कर दिया। फिर क्या होगा, एनीलिंग की प्रोसेस होगी। इसमें प्राइमर को एनीलिंग किया जाएगा टू ओरिजिनल स्ट्रैंड से, और एक नया स्ट्रैंड यहाँ पर सिंथेसाइज किया जाएगा। हमने इनको यहाँ से सेपरेट कर लिया और एक नया स्ट्रैंड हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया। अब ये क्या होगा, यहाँ पर एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन है किसका, जब हमने यहाँ पर लोकेट कर लिया, यानी कि डीनेचुरेशन कर लिया, यहाँ पर एनीलिंग कर ली, और यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटेंशन कर लिया। तो जब पीसीआर अप्लाई किया जाता है तो केवल 3 ही स्टेप यहाँ पर होते हैं। पहला स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पर, डीनेचुरेशन। मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो आंसर आपको समझने में ईजी रहेगा। पहला स्टेप होगा हमारा डीनेचुरेशन, दूसरा हमारा इसमें होगा एनीलिंग, और तीसरा हमारा इसमें होगा एक्सटेंशन। ये यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, तब पीसीआर क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो फिलहाल जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट नहीं, एक क्वेश्चन रह गया है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जिसको हमें देखना है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के थ्रू हमें समझाना है कि स्टडी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीसीज रिच एरिया रिलेशनशिप गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक ग्राफ है, ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनके बारे में यहाँ पर बताना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू S, C, Z एंड A रिप्रेजेंट इन द गिवन ग्राफ। S, A, C एंड Z क्या शो कर रहे हैं इस ग्राफ में। आंसर लिखती हूँ। S यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए ग्राफ अगर देखेंगे स्पीशीज की रिचनेस को इंडिकेट कर रहा है, ये प्रॉपर एरिया को इंडिकेट कर रहा है, ये लॉग को इंडिकेट कर रहा है, log C प्लस log A, और S इक्वल्स टू CA² जो ये यहाँ पर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये C क्या है, S क्या है, तो S क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीशीज की रिचनेस को यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि रिचनेस कितनी है स्पीशीज की। क्लियर हो गया, क्योंकि रिलेशनशिप इसी में दिया है, रिचनेस ऑफ स्पीशीज एंड एरिया। दूसरा C यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है Y इंटरसेप्ट को, ठीक। Z यहाँ पर जो एक स्लोप हमें दिखाई दे रहा है, Z यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट को, ठीक हो गया। और A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, ठीक हो गया। तो रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेंज वॉल्यूम ऑफ Z लाइन ऑफ इफ वी एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट। पूरे कॉन्टिनेंट में अगर हम इसको देखते हैं, इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो क्या रेंज वैल्यू होगी Z लाइन की। अगर हम पूरे उसमें Z लाइन की देखते हैं तो जो स्लोप बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टीपर होगा, ठीक है। पूरे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टीपर होगा, और लगभग इसकी जो रेंज वैल्यू पूछी है Z की, वो Z की रेंज वैल्यू 0.6 से 1.2 तक
हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक, अगले सैंपल पेपर के साथ जल्दी मिलेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।